मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजिकल एकेडमी विद तृप्ति पांडे में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जैसे कि देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम जनजातीय समाज के समाजशास्त्र पर लगातार लेक्चर सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उसी तारतम्य में या उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जाति एवं जनजाति में अंतर क्या है। तो बच्चों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में वैदिक युग से संचालित रही है और यह सामाजिक स्तरीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार भी माना जाता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था थी, जो बाद में धीरे धीरे जाति व्यवस्था के रूप में हमें दिखाई देती है। जाति व्यवस्था और जनजाति में क्या अंतर है, जानने के लिए हमें यह थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है कि जाति क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात जाति वंशानुक्रम पर आधारित एक व्यवस्था है, जिसमें यह पूर्ण रूप से बंद व्यवस्था इसलिए कही जाती है कि एक बार जन्म लेने के बाद जाति के सदस्य किसी अन्य जाति के सदस्य नहीं बन सकते और आजीवन उसी जाति में वे सदस्य के रूप में रहते हैं। जाति को परिभाषित करते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने तरह से परिभाषा देने का प्रयास किया है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लंट ने कहा है कि जाति अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूहों का संकलन है, जिसका कि एक सामान्य नाम होता है व जिसकी सदस्यता आनुवांशिक होती है, जो सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर निश्चित प्रतिबंध लगाती है। इसके सदस्य या तो परंपरागत व्यवसाय करते हैं अथवा एक सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। इस परिभाषा के आधार पर जाति की अपनी कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं, जैसे कि एक जाति के सदस्य जन्म पर आधारित सदस्यता ग्रहण करते हैं। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण पाया जाता है। जातियों के सदस्यों पर खान पान संबंधी प्रतिबंध रहते हैं। जातियों के परंपरागत व्यवसाय होते हैं। इसके अलावा जाति संपूर्ण समाज में अपने सदस्यों को उनके व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक सहवास के संबंध में नियमों का पालन करने का निर्देश भी देती है। इसी तरह से ये हम देखते हैं कि जनजाति क्या है। तो जनजाति, जैसे कि आपने पढ़ा ही है पिछली कुछ कक्षाओं में, कि जनजाति परिवारों का संकलन है और यह इनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। जनजातियाँ अपनी एक सामान्य भाषा बोलते हैं, एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। इनका एक निश्चित विवाह या व्यवसाय के संबंध में निषेधात्मक नियमों का ये कुछ पालन भी करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जनजाति के व्यक्तियों की व्याख्या हम एक समूह के रूप में कर सकते हैं, जो एक सामान्य भाषा बोलते हैं, एक सामान्य भूभाग में निवास करते हुए एक सामान्य संस्कृति को जीते हैं। परंतु आजकल जनजातियों के, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इन्हें पिछड़े हिंदू भी कहा जाता है और इनके अनेक नाम हैं, परंतु इन्हें अनुसूचित जनजाति संविधान में कहा गया है, जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण एवं विकास संविधान का प्रथम कर्तव्य समझा गया और इसीलिए जनजातियों की एक सूची बनाई गई और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 में बताया गया कि राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतरी समूहों की घोषणा करेंगे और जिन जनजातीय समूहों को
इस समूह में शामिल किया जाएगा वही अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे। तो हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि जाति एवं जनजाति में क्या अंतर है, और इस अंतर के तारतम्यता में हम सर्वप्रथम देखते हैं, जैसे कि आपने जनजातियों की विशेषता पढ़ते समय उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को अध्ययन किया है और हमने चर्चा भी किया है। उसी आधार पर हम इनकी विशेषताओं की और उनके अंतर की व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जनजातियां एक निश्चित भूभाग में निवास करती हैं और इस कारण उस भूभाग से उन्हें विशिष्ट लगाव हो जाता है और उनमें सामुदायिक भावना इसीलिए प्रबल रूप से पाई जाती है। परंतु जनजातियों का कोई निश्चित भौगोलिक स्थान नहीं होता। ये समूचे भारत में इनका विस्तार पाया जाता है और वहाँ के जो क्षेत्रीय पर्यावरण है, वहाँ की जो क्षेत्रीय संस्कृति है, उससे जातियाँ प्रभावित हैं और उसी से उनकी संस्कृति का विकास हुआ है। दूसरी जो विशेषता है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म से ही हो जाता है, परंतु जनजाति का निर्धारण एक निश्चित क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने के कारण उनके नाम का निर्धारण होता है और इसी से उनके नाम विकसित हो जाते हैं। यद्यपि कालांतर में यह भी जन्म पर आधारित होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक जनजाति अपनी उत्पत्ति किसी न किसी काल्पनिक पूर्वज से मानती है, परंतु जातियों में इस प्रकार की कोई धारणा नहीं पाई जाती है। जैसे कि आप जातियों में ऋषि मुनियों से वे अपनी उत्पत्ति देखते हैं, परंतु जनजातियां अपने किसी काल्पनिक पूर्वज, किस प्रकृति से ऐसे कुछ तत्वों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, टोटमवाद पर विश्वास करते हैं, परंतु जातियों में इस प्रकार की कोई धारणा नहीं है। अगली जो विशेषता है उस आधार पे हम देखते हैं कि प्रत्येक जाति का अपना पृथक विशिष्ट व्यवसाय होता है। जैसे ब्राह्मणों का अध्ययन अध्यापन का कार्य है, क्षत्रियों का रक्षा से संबंधित कार्य है, वैश्य व्यवसाय करते हैं और शूद्र सेवा से संबंधित कार्य करते हैं। परंतु जनजातियों का पृथक कोई भी विशिष्ट व्यवसाय नहीं है। जनजातियां समस्त कार्यों का निष्पादन स्वयं करती हैं या अपने नातेदारी समूह के साथ मिल करके वे अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती हैं। जनजातियां वनोपज संग्रहण भी करती हैं, वे दस्तकारी भी करती हैं, शिकार भी करती हैं, कृषि कार्य भी करती हैं और मजदूरी भी करती हैं। तो इस प्रकार से वे समस्त कार्यों का संपादन स्वयं कर लेते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि जाति में हम देखते हैं कि प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाती है, परंतु जनजातियां अपने सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती हैं। जातियों की एक विशेषता है कि वे अपने सदस्यों पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाते हैं। जनजातियां इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाती हैं और प्रत्येक सदस्य किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है। अगली जो विशेषता है वह है कि प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर खान पान संबंधी प्रतिबंध एवं अनेक नियम लगाती है, परंतु जनजाति अपने सदस्यों पर इस प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। आपको ज्ञात होगा, यदि आप परंपरागत जातिगत समुदाय के सदस्यों से चर्चा करें तो आपको ज्ञात होगा कि जो उच्च जातियां हैं वे अपने से निम्न जातियों के यहाँ पक्का भोजन करती हैं। पक्का भोजन से तात्पर्य होता है पूड़ी सब्जी वगैरह, मिठाई वगैरह, और कच्चा भोजन से तात्पर्य होता है दाल चावल सब्जी। तो दाल चावल सब्जी वे अपने से निम्न जाति के यहाँ भोजन नहीं करते हैं, परंतु जनजातियों में इस प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक जनजाति की अपनी कोई उप जनजाति नहीं पाई जाती, परंतु एक जाति की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं। क्योंकि आपने सुना ही है कि भारत की हवा में भी जाति घुली हुई है, तो यहाँ पे जाति से कोई भी अछूता नहीं है। हम ये देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अगली जो विशेषता है वो यह है कि जाति व्यवस्था में ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना पाई जाती है और गहरे तक बैठी हुई है। यद्यपि संवैधानिक रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है,
परंतु जनजातियों में ऊंच नीच या छुआछूत जैसी कोई भावना बिल्कुल भी नहीं पाई जाती और वे समानता के सिद्धांत पर जीवन यापन करते हैं। अगली जो विशेषता है उस आधार पर हम अंतर देखते हैं कि प्रत्येक जनजाति का अपना एक राजनीतिक संगठन होता है, जबकि जनजातियों की भांति जाति में कोई राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता। हालांकि उनमें जाति पंचायत होती है, परंतु ये जाति पंचायत उतनी सशक्त नहीं होती जितना जनजातियों का राजनीतिक संगठन होता है। ये राजनीतिक संगठन परंपरागत रूप से मुखिया के अधीन होकर के कार्य करता है और मुखिया के निर्णय को जनजाति के सदस्य स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि उनमें बहुत ज़्यादा एकरूपता और समानता और सामाजिक संगठन तीनों चीज़ें दिखाई देती हैं। अगली जो विशेषता है वह ये है कि जाति व्यवस्था में अंतर्विवाह संबंधी नियम काफ़ी कठोर होते हैं और यदि कोई जाति से बाहर विवाह करता है तो उसे जाति से निष्कासित भी किया जाता है। परंतु जनजातियों में भी अंतर्विवाह संबंधी नियम तो पाए जाते हैं, परंतु वे अपेक्षाकृत थोड़े लचीले होते हैं और यदि कोई ऐसा करता है, अंतर्विवाह संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है, तो वो भोज इत्यादि दे करके अपने इस निर्णय को समाज के द्वारा स्वीकार करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी लचीले होते हैं। अगली जो विशेषता है उस आधार पे हम अंतर देखते हैं कि जातियों में उनके गोत्र के नाम ऋषियों के आधार पर होते हैं, जैसे कश्यप गोत्र, गौतम गोत्र और भी कई बहुत सारे गोत्र हैं। परंतु जनजातियों में प्रकृतिवाद एवं टोटमवाद के आधार पर गोत्रों के नाम होते हैं, जो पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों इत्यादि के आधार पर तय होते हैं। जनजातियों में हम देखते हैं कि जैसे सुगा होता है और कच्छप होता है, तिरकी होता है, इस तरह के गोत्र इत्यादि तय नाम होते हैं और जो प्रकृति पर आधारित होते हैं। अगली विशेषता है जनजातियां आत्मनिर्भर होती हैं, परंतु जातियों में आत्मनिर्भरता का सर्वथा अभाव पाया जाता है। जनजातियां आत्मनिर्भर इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें कोई व्यावसायिक प्रतिबंध नहीं पाया जाता। वे वनोपज संग्रहण भी करते हैं, शिकार भी करते हैं और वे हल और अपने औजार भी, खेती के औजार भी स्वयं बना लेते हैं, अपने कपड़े भी स्वयं बना लेते हैं, अपने भोजन के लिए साग सब्जी या जो भी अनाज है वे स्वयं उगाते भी हैं और वे वनोपज संग्रहण करके आत्मनिर्भर होते हैं और जीवन यापन करते हैं और वनोपज को बाजार में बेच करके भी जीवन यापन करते हैं। परंतु जातियों में आत्मनिर्भरता का अभाव इसलिए देखा जाता है कि जातियां जो हैं वे जजमानी प्रथा से युक्त हैं, जिसमें एक जाति को एक ही काम करना है तो दूसरे काम के लिए वे दूसरे जातियों पर निर्भर होते हैं और इसीलिए उनमें आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है। अगला जो अंतर है वह यह देखते हैं हम कि जनजातीय समाज में सामाजिक विघटन का सर्वथा अभाव पाया जाता है, जबकि जातियों में सामाजिक विघटन के लक्षण प्रायः दिखाई देते हैं। जनजातीय समाज में जो सदस्य होते हैं वे नियमों से, उनके आदर्श नियमों से, प्रतिनिधानों से बंधे हुए होते हैं और अपने समाज के जो आदर्श नियम नॉर्म्स होते हैं उनका पालन बड़ी शिद्दत से करते हैं और यही कारण है कि उनमें विघटन का अभाव पाया जाता है। वे तनाव में नहीं होते, उनकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, इसलिए उनमें तनाव नहीं होते हैं और यही कारण है कि वहाँ चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या जैसे कि हम आजकल शहरों में देखते हैं, काफ़ी हद तक इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो जनजातीय समाज अभी भी इस प्रकार की समस्याओं से अछूता है, लेकिन हम जातियां जो शहरों में निवास करती हैं और विकसित क्षेत्रों में निवास करती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में निवास करती हैं, वहाँ हम सामाजिक विघटन के लक्षण बहुत ज़्यादा मात्रा में देख सकते हैं। अगली विशेषता है कि प्रत्येक जनजाति का अपना एक स्वतंत्र सामाजिक संगठन होता है, जिसमें मुखिया का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि जाति में इस प्रकार का सशक्त सामाजिक संगठन का सर्वथा अभाव पाया जाता है।
आगे हम देखते हैं कि जनजातियां आदिम धर्म को मानती हैं जो सर्वजीववाद के सिद्धांत पर आधारित हैं। इनके अपने विश्वास होते हैं, टोटम होते हैं, जादू इत्यादि होते हैं, जबकि जातियों में सामान्य धर्म की अवधारणा पाई जाती है। अगली जो विशेषता है, जातियां प्रायः शाकाहारी तो होती ही हैं, लेकिन ये मांसभक्षी भी होती हैं। खाना बदोशी इनकी आदतें भी होती हैं। जैसी ज़रूरत होती है वैसा ये कुछ दिनों के लिए दूसरे स्थान पर शिफ्ट भी हो चले जाते हैं। मदिरा इत्यादि का प्रेम पूर्वक सेवन करते हैं। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ हड़िया का भी सेवन किया जाता है, महुआ की शराब पी जाती है, जबकि जातियों में इस प्रकार का आचार व्यवहार प्रायः प्रचलन में नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जाति और जनजाति में काफ़ी अंतर हैं, और यदि हम इनकी विशेषताओं के आधार पर इनकी चर्चा करें और इनका विश्लेषण करें तो हमें इनमें अंतर समझने में बहुत आसानी होगी। आगे हम देखते हैं कि जनजाति एवं कृषक समाज में भी पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। तो जैसे कि कृषक समाज क्या है, तो हम एकदम सिंपल सी एक सामान्य सी परिभाषा यदि हम कृषक समाज की देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि समाज का वह समुदाय या वह वर्ग जो जिनकी आजीविका कृषि पर आधारित है या कृषि के समान अन्य कृषि पर निर्धारित अन्य व्यवसाय पर आधारित है, उन्हें हम कृषक समाज कहते हैं। और जनजातियों की परिभाषा तो पीछे हम चर्चा कर ही चुके हैं कि जनजाति परिवारों का एक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इन्हीं आधारों पर हम इनके बीच में अंतर को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला अंतर है कि एक जनजाति का सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां ये निवास करते हैं, परंतु कृषक समाज का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, अर्थात कृषक समाज विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं और पूरे भारत में कृषक समाज विस्तार लिए हुए हैं। अगली जो विशेषता है कि जनजाति में अंतर्विवाह का नियम प्रचलित है, जबकि कृषक समाज तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी विभेदीकृत प्रकार का समाज है जिसमें अनेक जाति, जनजाति एवं प्रजाति के लोग शामिल हैं और उनके बीच में आपस में विवाह संबंध होते हैं। कृषक समाज नाम का कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध पाया जा सकता है। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। उनके अपने रीति रिवाज, धर्म, जादू, संगीत, खान पान, भाषा एवं विश्वास इत्यादि में समानता पाई जाती है, परंतु कृषक समाज में एक विस्तृत समाज का प्रतिनिधित्व करने की विशेषता पाई जाती है और इससे संबंधित कृषकों की अपनी विशिष्ट संस्कृति, अपने धर्म एवं विश्वास प्रचलित हैं। अगली विशेषता है जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जनजातीय समाज सामान्यतः आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि जनजातीय समाज प्रत्येक प्रकार के कार्यों को करते हैं। मैंने बार बार कहा है कि ये शिकार भी करते हैं, ये वनोपज संग्रहण भी करते हैं और वनों से अपने खान पान फूड जो है वो इकट्ठे करते हैं और वनोपज इकट्ठा करके इनका पूरा जीवन संचालित होता है, जबकि कृषक समाज में अन्योन्य आश्रितता की स्थिति दिखाई देती है। कृषक समाज में पूर्व में जजमानी प्रथा का प्रचलन था। इसके अलावा जो भारतीय कृषि है वह आपको ज्ञात है कि मानसून पर निर्भर है, तो मानसून की स्थिति वर्ष भर एक समान नहीं होती, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था भी भारत में संतोषजनक न होने के कारण कृषक समाज आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, क्योंकि ये पर्याप्त फसल भी नहीं ले पाते और वर्ष में ज़्यादातर समय में ये बेरोजगार होते हैं और इसलिए इनमें दूसरों पर निर्भरता की स्थिति दिखाई देती है। अगली विशेषता है कि प्रत्येक जनजाति का पृथक राजनीतिक संगठन होता है जिनमें एक वंशानुगत मुखिया होता है, परंतु कृषक समाज का कोई इस प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं होता। यद्यपि उनमें जाति पंचायत पाई जाती है, परंतु वह उतना सशक्त नहीं होता है। जनजातीय समाज के सदस्य प्रायः जंगलों एवं पहाड़ों में निवास करते हैं।
जबकि कृषक समाज प्रायः गांवों में एवं मैदानी भागों में रहते हैं क्योंकि वे कृषि कार्य करते हैं, और जनजातीय समाज जंगलों में निवास करते हैं जहां पे सभी प्रकार की सुविधाओं का अभाव होता है। पानी, सड़क, इस तरह की संचार सुविधाओं का वहाँ पर अभाव होता है। आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक जनजाति का अपना एक नाम होता है जो उनकी अपनी पहचान भी है, परंतु कृषक समाज का इस प्रकार का कोई नाम नहीं होता क्योंकि ये कई वर्गों से मिलकर के कृषि एक व्यवसाय है। इसलिए वह कोई अलग से व्यवसाय को हम इस जनजाति के समान मनुष्य के रूप के समुदाय के रूप में हम नहीं देखते, इसलिए इनका कोई नाम नहीं होता है। और इन विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि जनजाति और कृषक समाज में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है, और ये लोग अपनी धर्म, परंपरा और विशेषताओं और रूढ़िवादिता की प्रधानता के साथ जीवन को जीते हैं। आकार की दृष्टि से यदि हम बात करें तो कृषक समाज जनजाति समाज की तुलना में काफ़ी व्यापक हैं, विस्तृत हैं। हालांकि दोनों ही समाजों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। कृषक समाज में भी सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों पर जोर दिया जाता है, और कृषक समाज के अधिकांश सदस्यों के लिए जीविका का एक ही साधन है और वह है कृषि। और जनजातीय समाज में भी कृषि कार्य की प्रधानता पाई जाती है। दोनों ही प्रकार के समाज सरल समाजों की श्रेणी में आते हैं, और बहुत सारी विशेषताएं इनमें मिलती जुलती हैं क्योंकि कृषक समाज भी प्रायः गाँव में रहते हैं जो जंगलों के करीब होते हैं, और इस प्रकार से बहुत हद तक इनकी संस्कृति मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी इनमें पर्याप्त अंतर हम देख सकते हैं। और आजकल तो हम कह सकते हैं कि कृषक समाज से संबंधित एक ऐसा वर्ग विकसित हो रहा है जिनकी आजीविका कृषि नहीं है, और कृषि कार्य एक उद्योग के रूप में डेवलप हो रहा है, और यह एक अलग ही धारणा के रूप में कृषक समाज उभर रहा है। परंतु हम ये देख सकते हैं कि जनजाति और कृषक समाज में पर्याप्त अंतर हैं, और हम इस आधार पर जनजाति और कृषक समाज को अलग से समझ सकते हैं, उनमें अंतर देख सकते हैं। इसी प्रकार से जाति और जनजाति में भी अंतर हम देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। तो आशा है कि आप जनजाति समाज और जाति में अंतर समझ रहे होंगे, और जनजाति और कृषक समाज में भी अंतर आप समझ रहे होंगे, और काफ़ी आप इस पे यदि चर्चा करें और इसे बार बार पढ़ेंगे तो आप इसके अंतर को अच्छे से आत्मसात कर पाएंगे। आपकी दृष्टि सूक्ष्म होती जाएगी और आप इस अंतर को अच्छे से समझ पाएंगे, और इस कारण से आप जनजाति को भी अच्छे से समझ पाएंगे और कृषक समाज को भी समझ पाएंगे। न सिर्फ कृषक समाज बल्कि आप जाति व्यवस्था को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप इन्हें देखिए और चर्चा करिए, और इस चर्चा के बाद आप इसके प्रयास करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो सकें, और इनके आधार पर आप अपने क्वेश्चन को लिख सकेंगे। तो धन्यवाद। घर में रहें, सेफ रहें और प्रैक्टिस करें, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अन्य विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं। तो धन्यवाद।